बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद ग्रुप डी का नोटिफिकेशन फाइनली अब आ चुका है। क्या क्या जानकारियां हैं, क्या बदलाव हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, कितने की उम्मीद थी, सब चीजों पे बात करते हैं। और योग्यता, क्योंकि 10वीं पास वाले विद्यार्थियों को हालांकि पहले कंफर्मेशन आ गया था लेकिन ऑफिशियल बहुत सारी चीजें नहीं आई थी, तो आज सब चीजें ऑफिशियल आ चुकी है। तो आइए समझते हैं कि आपके लिए क्या क्या चीजें जानने की हैं। और ऑफिशियल आरआरबी की जो वेबसाइट है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो नोटिफिकेशन है वो 28/12 मतलब इंडिकेटिव नोटिस जो है 28/12/2024 को इन्होंने जारी किया था। पब्लिकेशन 22 जनवरी 2025, ओपनिंग डेट 23 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर लास्ट डेट की हम बात करते हैं, क्लोजिंग डेट की, तो 22 फरवरी तक जो है आप इसके फॉर्म भर पाएंगे। एग्जाम डेट के बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है। और अब आते हैं हम दूसरे मुद्दे पर कि वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि एक बार लगभग 57,000 के आसपास वैकेंसीज का भी आ गया था कि इतनी वैकेंसीज रहने वाली है, लेकिन यहाँ नोटिफिकेशन में उन्होंने बता दिया है, इनिशियल पे यहाँ लिखा हुआ है 18 से 36 साल उम्र है और 32,438 वैकेंसीज है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं निश्चित रूप से देखेंगे कि वैकेंसीज की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि पुराने कुछ नोटिफिकेशन में भी हुआ है। तो अभी निराश नहीं होना है, वैकेंसीज बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है और बढ़कर आगे कितनी होगी एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, लेकिन वैकेंसीज बढ़ेंगी। 32,000 वैकेंसीज इस वैकेंसी के हिसाब से काफी कम है। फिर हम आगे चलते हैं, काम की चीजों को जल्दी से समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। प्रोसेस में आपको पूरी बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे थे कि टोटल जो है क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो 10वीं पास बच्चे यहां पे अब निश्चिंत रह सकते हैं। अगर आईटीआई नहीं भी है तो भी आप केवल 10वीं आपने पास किया है या सिर्फ आपके पास आईटीआई है या इसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कोई आईटीआई की यहां पे अब कंपलसरी नहीं है, सिर्फ 10वीं पास अगर आप हैं तो इसका फॉर्म आप भर पाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है, 22 फरवरी 2025 तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। एज इन जनरल 18 से 33 रहती है, लेकिन 18 से 36 की गई है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन और अलग है, कोविड के कारण यहाँ पे 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिला है। बाकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 3 इयर्स, एसटी एससी को 5 इयर्स, फिर जो एक सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पे और ज्यादा सुविधाएं रहेंगी, एज रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें हमने यहाँ पे समझ लिया कि किसकी क्या तारीख तक यहाँ पे रहने वाला है। अब देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। इनमें क्या क्या होना है उन सब की जानकारी मैं आपको भी दे रहा हूं। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है इसमें साइंस के 25 सवाल, मैथ्स के 25 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 सवाल, ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 90 नंबर का आपका 90 नंबर का पेपर रहने वाला है, और सॉरी 90 मिनट्स का आपका पेपर रहने वाला है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। तो 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का समय है, और रेलवे के हर एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो कुल मिला के वही 4 विषय आपको पढ़ने हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और साइंस। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको इनके देखने को मिलने वाले हैं। अब सिलेबस हम आपको बता देते हैं, लेकिन सिलेबस पे अलग से भी हम वीडियो जारी कर देंगे। इन्होंने जो दिया है, मैथ्स मतलब सब कुछ आएगा, अरिथमेटिक एडवांस पूरा आएगा, रीजनिंग कंप्लीट है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको पूरा पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके सब कुछ आपको पढ़ना है। तो ये इन्होंने बहुत शॉर्ट में दिया है। मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको टॉपिक वाइज पूरा बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और किन टॉपिक से लास्ट ईयर क्वेश्चन ज्यादा आए थे, कौन से महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा एनालिसिस हम हर एग्जाम का देते हैं, इसके लिए भी लेकर आएंगे, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे। इसमें यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से आपको मेडिकल स्टैंडर्ड पे ध्यान देना होता है। A2 होता है, A3 होता है। मेडिकल को अभी समझाना थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं कि A2, B2, C1, C2 क्या होते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगवा देंगे, आप उस वीडियो को देख लेना, ये सब बताया हुआ है। लेकिन आप कोई भी अभी एक चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसकी एक क्राइटेरिया यहां पर है कि कौन चश्मा पहन सकता है, अगर चश्मा लगा है तो कहां तक अलाउ है नंबर, ये सब यहां पे पूरे इसके रूल्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब आपका पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका जो फिजिकल टेस्ट रहेगा, तो अगर लड़कों की बात करते हैं तो दो कंडीशंस होती है। 35 किलो का वजन 100 मीटर तक आपको लेकर चलना है 2 मिनट के अंदर। इसके बाद 1000 मीटर की रनिंग जो 4 मिनट 15 सेकंड में करना है। दोनों चीजें आपको करनी है। लड़कियों के लिए 20 किलो का वजन 100 मीटर 2 मिनट में आपको लेकर चलना है, और 1000 मीटर की वही रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड में करना है। ये सभी के लिए कंपलसरी है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, इससे कोई मार्क्स नहीं होते हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, क्योंकि जनवरी में तो नोटिफिकेशन आया है, अभी आरपीएफ कांस्टेबल का, एनटीपीसी का बचा हुआ है। आप मानकर चलिए कि अगले 5 से 6 महीने इसका एग्जाम नहीं होना है, कम से कम मैं बता रहा हूं जून जुलाई तक तो आप मान के चलिए कि इसका एग्जाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेलवे के ऑलरेडी बहुत सारे काम पेंडिंग है। तो अगर आप अभी से एकदम जीरो लेवल से भी तैयारी करने का डिसीजन लेते हैं तो मैं आपको बिल्कुल हाँ कहूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी तैयारी अभी से कर सकते हो। 5 से 6 महीने आपको मिनिमम मिल रहे हैं, और इसमें जो सिलेबस और सब्जेक्ट है 5-6 महीने सफिशिएंट है, आराम से आप शानदार तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, ये जो चार्ट है ना, ये आपको वैसे पीडीएफ में थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। यहां सब लिखा हुआ रहता है कि अगर असिस्टेंट वर्कशॉप की बात करें तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में रहेगा, उसके लिए C1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है ना। फिर उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एज और क्वालिफिकेशन तो हम बता ही चुके हैं। तो आप इस चार्ट को अच्छे से रेफर कर लोगे तो यहाँ पे पूरे मेडिकल स्टैंडर्ड्स लिखे हैं, और मेडिकल स्टैंडर्ड का मेरा वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने सब समझाया हुआ है कि B1 C1 और A1 A2 सब समझाए हुए हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा कि कहां पर आपको दिक्कत आ सकती है या दिक्कत नहीं आ सकती है। इसके बाद अलग अलग इन्होंने, ये तो खैर वही चार्ट है, आगे बहुत सारी वैकेंसीज का है, और इसमें पूरी वैकेंसीज इन्होंने जोन वाइज दी है। जैसे अगर मुंबई वेस्टर्न जोन की बात करते हैं मुंबई की, तो इन्होंने यहाँ पे पूरा बताया है कि टोटल इनके जोन में कितनी वैकेंसीज है ना। तो टोटल अगर देखा जाए तो 4672 वैकेंसीज मुंबई जोन में है। ठीक है, जयपुर जोन में आप देखेंगे 1433 वैकेंसीज है। इसके बाद हुबली में टोटल 503 ही वैकेंसीज है। जबलपुर के अंदर 1614 वैकेंसीज हैं, भुवनेश्वर के अंदर 964 वैकेंसीज हैं, बिलासपुर के अंदर 1337 वैकेंसीज हैं, नई दिल्ली के अंदर 4785 वैकेंसीज हैं, चेन्नई में 2694 है, गोरखपुर में 1370 वैकेंसीज हैं, गुवाहाटी में 2048 वैकेंसीज, कोलकाता में 1817 वैकेंसीज, मुंबई 3244, शायद ये कुछ अलग है ना, ये हम बता चुके हैं। और हाजीपुर जो है 1251 आ गया है, प्रयागराज 2020 वैकेंसीज है, कोलकाता 1044, सिकंदराबाद, ये सारी चीजें रहेंगी भाई। ठीक है, तो
अब आपको लग जाना है, क्योंकि वैसे नोटिफिकेशन पूरे 1 महीने लेट है। दिसंबर में ये था कि हाँ नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन फाइनली जो है जनवरी जाने नहीं दिया, उसके पहले आ गया। इस बीच में बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारी अफवाहें आई, बहुत सारे